नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बहुत स्वागत है आपका। 9 राज्यों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 33 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। यहां 11 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिनमें से 8 में सपा ने जीत दर्ज की है। बड़ी बात है कि इन 11 सीटों पर अब तक बीजेपी गठबंधन का कब्जा था। बीजेपी के गढ़ गुजरात में भी कांग्रेस ने 3 सीटें जीत ली हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कमाल करने वाली बीजेपी उपचुनाव में चित हो गई है। यहां 4 में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने 1 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें तो वडोदरा पर बीजेपी और यूपी की मैनपुरी पर सपा ने आसान जीत दर्ज कर ली है। तीसरी लोकसभा सीट मेंढक से टीआरएस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। आखिर इस हार के मायने क्या हैं? क्या मोदी का जादू उतरने लगा है? क्या बीजेपी की सोच का सिंहासन डोलने लगा है? क्या बीजेपी की नीतियों से लोगों का मोह भंग होने लगा है? या फिर बीजेपी की सांप्रदायिक बयानबाजी ने पार्टी की लुटिया डुबो दी? और अगर ऐसा है तो क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी नतीजों का प्रभाव पड़ेगा? जानने की कोशिश करेंगे। उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। इस हार ने बीजेपी की सोच के सिंहासन को डोला दिया है। क्या इन नतीजों का प्रभाव महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। घुंघरू की रुनझुन, पायल की छन-छन और नाच का नजारा कुछ भी काम न आया। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी पर बिजली बनकर गिरे और कमल मुरझा गया। ऐसा लगा मानो किसी की नजर लग गई हो। नजरें चुराए, मुरझाए, सकुचाए और लजाए मन से तो रटे रटाए शब्द ही निकलेंगे, फिर चाहे सच्चाई जो भी हो। सरकार बनाने के लिए चुनाव है, वो पूरे प्रदेश का चुनाव है। देश का जीता और प्रदेश का चुनाव भी हरियाणा और महाराष्ट्र जीतेंगे। ये जो उपचुनाव है, ये स्थानीय मुद्दे पर लोगों ने वोट डाला है। जहाँ जहाँ चुनाव था वहाँ वहाँ पूर्ण राज्य को पूर्ण बहुमत था। इससे इस चुनाव से न राज्य की सरकारों को फर्क पड़ रहा था, इसलिए स्थानीय स्तर पर लोगों ने वोट डाला और हम चुनाव कई जगह जीते भी हैं, कई जगह अपेक्षा के विपरीत रिजल्ट आए। इधर बिजली गिरी, मातम पसरा और उधर उजाला हुआ खुशियां मनी। अभी तक मोदी के तेज से झुलसकर काले पड़ चुके विपक्ष की तो जैसे रोशनी लौट आई। उपचुनाव के नतीजों ने चमक को चौगना कर दिया। फिर क्या था? संजीवनी की घूंट पे इन नेताओं के सुर बदल गए, बयान में वजन आ गया और आत्मविश्वास भी दोगुना हो गया। इसकी जिन विधानसभाओं में चुनाव था उस जनता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाजवादी सोच, समाजवादी पक्ष में मतदान किया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की जनता का। ये चारों अलग अलग जिले थे प्रदेश में, चारों तरफ से एक आवाज उठकर आई थी। न सिर्फ हम 4 में से 3 सीट जीते हैं, चौथी सीट भी जो कोटा दक्षिण की थी वहां पर हमारे थे 50,000 से ज्यादा के मार्जिन से, वो आधे से कम आज मार्जिन हो गया है और वो गढ़ आ जाता है बीजेपी का। सबसे महत्वपूर्ण बात इन चुनावों की मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक मंच पर आकर एक ताकत के रूप में सामने आए और इस प्रदेश के नौजवानों ने आज कांग्रेस की तरफ अपना रुख किया है। और एक तरह से पूरी व्यवस्था को साथ लेकर उन्होंने इस देश में जो सपने दिखाए थे उसके विपरीत सब काम करना शुरू किया है। तो वो इतने ही दिन में सबके सामने आ गया। देश की जनता तो इस समय सचेत है और उसकी सचेतता का यही उदाहरण है कि लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, लोग कह रहे थे कांग्रेस खत्म हो गई, लोग कह रहे थे कि हर पार्टी खत्म हो गई। और मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गुजरात की यात्रा कर रहे हैं, उस दिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीटें कांग्रेस ने छीनी है। तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रिजल्ट है
वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की बहुत बुरी तरह हार हो रही है और लोगों ने समाज में दंगा कराने वालों को नकार दिया। कहीं खुशी कहीं गम के इस मौसम का आखिर मतलब क्या है? क्या मोदी का जादू उतर रहा है? क्या बीजेपी की नीतियों को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है? क्या बीजेपी की सांप्रदायिक बयानबाजी ने पासा पलट दिया? और क्या इसके परिणाम होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी प्रभावित करेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। कम से कम हरियाणा में बीजेपी की विरोधी पार्टियों के नेताओं के बयान से तो यही लगता है। आज जो नतीजे आए हैं 33 के, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के 26 MP जीत के गए, उन 26 में से केवल 11 सीटों पे अपने अकेले बना सके, 15 में हार गए। जहाँ 33 के 33 जीतने का दावा करते थे, 5 साथियों 22 सीटों पे धराशायी। बहुमत के घमंड में भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, क्या वो सही था देश के लिए? इस बात को लेके मैं समझता हूँ पूरे देश में मंथन हो रहा है और ये तो एक ट्रेलर है, इसकी पूरी पिक्चर मैं समझता हूँ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। भाजपा अपना जो शीन है जिसको वो लूज़ करती जा रही है और मोदी जी का जो चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव के अंदर जो जज्बा देखने को मिला वो विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं उनमें मुद्दा और होता है और लीडरशिप और होती है, और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं वहाँ पे मुद्दे भी और होते हैं। लोकल लीडरशिप का मतलब सक्रिय रूप से होना, उसकी छवि क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। बीजेपी दावा कर रही है मोदी मैदान में नहीं आए इसलिए ऐसे परिणाम आ गए। तो जवाब है कि क्या मोदी को प्रचार करने से किसी ने रोका था? और अगर मोदी ने प्रचार नहीं भी किया था तो भी प्रचार में उनके नाम, उनकी सरकार के काम का इस्तेमाल तो जम के हुआ था। फिर भी परिणाम ये बताने के लिए काफी हैं कि फिल्म चाहे जितनी भी हिट हो, धीरे धीरे दर्शक कम हो ही जाते हैं और कुछ दिनों बाद फिल्म थिएटर से उतर ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। पूरी खबर आपने देख ली। इस स्टोरी के आखिर में एक लाइन हमने सुनी जिसमें कहा गया था कि नरेंद्र मोदी प्रचार में नहीं गए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तर्क है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। तो यहाँ से सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी जाएंगे तभी भारतीय जनता पार्टी का कल्याण होगा, यानी कि नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं रही, और नहीं रही तो फिर बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, आपसे मिलवा देते हैं उनको। हमारे साथ राष्ट्र कुमार दहिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। दिनेश अग्रवाल जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। इन्होंने मोदी लहर का साथ दिया था, कहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हमारे साथ डीपी कौशिक जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेरे एडिटर इन चीफ उमेश जोशी जी हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजय पाल मघान जी हैं, समस्त भारतीय पार्टी के नेता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। राष्ट्र कुमार दहिया जी, इस हार को पार्टी किस रूप में लेती है, पार्टी किस रूप में लेती है, इसका जवाब पार्टी ने दिया है। नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे तो क्या काम नहीं होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जिस तरह के परिणाम अलग अलग राज्यों में आए हैं, मतदाता ने अपने मत का प्रयोग कर जो परिणाम दिए हैं, जिस भी पक्ष में दिए हैं, हम क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली सबसे बड़ी लोकतंत्र प्रणाली का देश है और मत जो है ना वो हमारे लिए एक तरह से भगवान के आशीर्वाद के प्रसाद के रूप में है। जो परिणाम हमें मिले हैं हम उनका स्वागत करते हैं और उस परिणाम के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने वाली बात है वो बात नहीं है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग चुनाव हैं और अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। कई बार लोकल ग्रीवेंसी जो ऐसी हो जाती हैं या लोकल उम्मीदवार ऐसा बन जाता है कोई जो किसी कारण से
किसी कारण से स्थानीय वोटर्स के मन को नहीं उतरता और उसका परिणाम उसके विपरीत जाता है, इसमें ये कह देना, ये सारी चीजें हम समझते हैं इसमें सर, ये कह देना इसी कारण से होता है, इसमें ये इसी कारण से होता है, इसका ज्ञान हमें है, इसलिए जो हम नहीं जान रहे वो आप हमें बताइए। 3 महीने में केंद्र में सरकार है, 3 महीने में 4 महीने राजस्थान में सरकार बने हो गए तो लोकप्रियता खत्म हो गई, ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता। कम से कम चलिए मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ मनीष जी, कई बार पार्टी की बहुत अच्छी हवा होती है, बहुत अच्छा परफॉर्म पार्टी करती है क्षेत्रीय दल, तो भी आजाद उम्मीदवार जीत कर आते हैं। तो अभी तो हम इतना ही कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है, प्रॉब्लम्स को, लोकल बातों को, बीजेपी की हवा खराब हो गई है, यही तो हम कह रहे हैं। आप मानते हैं इसे? मैं जरूर मानता हूं कि इस बात में कहीं ना कहीं हमें चोट लगी है, उसका हम पार्टी आकलन करेंगे, हार का भी आकलन करेंगे, जीत का भी आकलन हमने किया था, हार का भी आकलन करेंगे, हमें वो चोट क्यों लगी है, उस चोट में किस किस कार्यकर्ता, किस किस स्थान पर हमें कमजोरी हासिल हुई है, उसका हम आकलन करेंगे। अभी थोड़ा ज्ञान, अभी इसका भान नहीं है आपको, क्यों चोट लगी है? नहीं, अब तो जब सामने चोट लगती है तो महसूस होता है ना, अब चोट लगी तो हमने महसूस भी करना पड़ेगा। अच्छा, इसके हमने अच्छा खाया तो कड़वा भी खाना जानेंगे ना, कड़वा थू तो नहीं करेंगे। इसके पहले आपको इसलिए जानकारी नहीं हुई क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार जी, मैं कह रहा हूं आपको ये बात, मैं तो ये बात ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हम इस मत में थे कि हम जो हमें विजयश्री हासिल करी है उसका लगातार इस तरह प्रयास चलता रहे, लेकिन कहीं हमें डेंट हुआ है कि तो हमें मीठा खाने की आदत हुई है तो हम कड़वा भी खाना चाहेंगे, हमें उसका भी अनुभव लेंगे। अगर हमने हार हुई है तो हम उसका आकलन करेंगे हमें क्यों हुई है। नहीं, कड़वा भी खाइए आप, उसके बाद आप बताइए कि कड़वा खाने की नौबत क्यों आई। दिनेश अग्रवाल जी, जिस लहर को आपने समर्थन दिया था उस लहर को क्या हुआ है फिलहाल? मनीष जी, हमने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के कुशासन और कांग्रेस की गलत नीतियों के विरोध में हमने गैर कांग्रेसी सरकार का समर्थन करने का जनता से वायदा किया लोकसभा चुनाव के दौरान। उस बात को छोड़ दीजिए, मालूम है प्रश्न ही वहां से शुरू किया। हाँ, प्रश्न क्योंकि आपने उनका समर्थन किया था, उस लहर में कहाँ कमी आई है? वही तो कह रहा हूं, जो आपने प्रश्न किया था मैंने शुरू तो वहीं से करूंगा। लेकिन उस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरीके से पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता अति उत्साहित हुए, और विशेष तौर पर उन राज्यों में जिन राज्यों में निकट में विधानसभा के चुनाव बिल्कुल संभव थे, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, 1-2 राज्य और है, ऐसे राज्यों के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो अहंकार आया, जो गरूर आया, जिस तरीके की शब्दावली का, भाषा का इस्तेमाल शुरू हुआ, और जिस तरीके से लगातार पोस्टरों में पढ़ने को मिला, दिल्ली हुई हमारी, अब हरियाणा की बारी। ये कोई राजे महाराजाओं का तो राज चल नहीं रहा कि आपने उसका किला जीत लिया और उसका किला जीत लिया। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हार और जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आपने गलत काम किया तो जनता आपको घर बिठा देगी, अगली बार हो सकता है आपसे ज्यादा गलत काम दूसरी पार्टी कर दे तो जनता उसको घर बिठा देगी। मतलब आपके मुताबिक मैं ये कहना चाहता हूं, कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जो इकाई है वो ये भूल चुकी थी कि हरियाणा में भाजपा का कभी आधार नहीं रहा, केवल कांग्रेस से भागे हुए लोगों को लेकर। भाजपा हरियाणा में क्या कर रही है, इसका असर उत्तर प्रदेश में कैसे पड़ेगा? मैं वही बताना चाह रहा हूं, इसी तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी इनके कार्यकर्ताओं को गरूर हो गया कि हमने तो 80 में से 73 सीटें जीत ली। केवल कांग्रेस की और सपा के जो उनके पार्टी के, उनके घर के जो नेता हैं वो जीते हैं, बाकी 73 हार गए। बसपा चुनाव मैदान से बाहर हो गई। मैं आज भी एक टीवी चैनल पर देख रहा था, इनके भाजपा के एक प्रतिनिधि ने ये बोले जोशी साहब ये सुनने लायक बात है, वो भाजपा का एक प्रवक्ता ये बोला कि अपवित्र गठबंधन हुआ। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों से कि 2011 में हिसार में आपने कितना पवित्र गठबंधन किया था? सपा ने चुनाव, बसपा ने किस अपवित्र गठबंधन की बात कर रहे हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा सारे दल मिल गए भाजपा के खिलाफ, इसलिए भाजपा की हार हुई। ये आज भाजपा के एक प्रवक्ता ने टीवी चैनल पर बोला। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि 2011 में
एक उपचुनाव जो हिसार का हुआ था, उस हिसार के उपचुनाव में बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, हजका और भाजपा ने मिलकर एक उतारा और कांग्रेस ने अंदर से उनको समर्थन दिया। सारी पार्टियों ने मिलकर अजय सिंह चौटाला जी को हराने के लिए जो किलेबंदी करी, वो कितना पवित्र गठबंधन था। आज प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है और इनके गरूर का जवाब भी जनता आने वाले चुनाव में भाजपा को देगी। बीजेपी का समर्थन करती है क्या? चलिए, आपने अपना बदला निकाल लिया, तब का गुस्सा आज आपने जाहिर कर लिया। उमेश जोशी जी, इन नतीजों को आप कैसे लेते हैं? क्या कुछ पिक्चर हमारे सामने आ रहा है? देखिए, इन नतीजों को अगर हम हरियाणा के आगामी चुनाव से जोड़कर देखें, उस संदर्भ में अगर हम विश्लेषण करें, तो मुझे लगता है कि ये नतीजे आगामी चुनाव में बीजेपी को मुझे डेंट मारेंगे। जैसे कई चरणों में मतदान होता है, एक चरण में मतदान हो गया, दूसरे चरण का भी मतदान होना बाकी है, तीसरे चरण का मतदान होना बाकी है। तो पहले चरण के मतदान का जो एग्जिट पोल है वो नहीं दिखाया जाता है, उस पर पाबंदी होती है। क्यों? क्योंकि दूसरे और तीसरे चरण के मतदान पर उसका असर पड़ सकता है, मैसेज गलत अलग जाता है। जी, तो मैं इसे एग्जिट पोल मान रहा हूं हरियाणा के लिए। इस एग्जिट पोल का असर होगा हरियाणा पर। लोगों में ये मैसेज गया है कि बीजेपी का असर, बीजेपी का प्रभाव, मोदी का करिश्मा ये धीरे धीरे बीते जमाने की बात और लगभग खत्म हो रहा है। जी, मोदी के मद में जो भाजपाई हवा में थे, उनके लिए एक मैसेज है कि आप जमीन पर आइए और बीजेपी को मजबूत बनाइए। मोदी के सहारे आप कब तक चलेंगे? मोदी ने सहारा इस बार नहीं दिया जैसा आप मान रहे हैं, और बिना सहारे के आप लुढ़क गए। इस नसीहत के बाद कम से कम हरियाणा प्रदेश में बीजेपी को इस नसीहत को अमल में लाने के लिए अब वक्त बचा नहीं है। बिल्कुल नहीं बचा है। जो आपने कहा, फिर मैं लौटूंगा सर आपकी तरफ। नसीहत दी है जनता ने, बाकी प्रदेशों की वोटर ने नसीहत दी है कि हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इतनी जल्दी जमीन पे बीजेपी हरियाणा में उतरेगी कैसे? विजयपाल मघान जी, आप सुन रहे हैं हमें? मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। थैंक यू मनीष जी। बाईपोल के जो रिजल्ट हैं उसको पार्टी किस रूप में लेती है? बीजेपी या समस्त भारतीय पार्टी? समस्त भारतीय पार्टी। समस्त भारतीय पार्टी इन रिजल्ट से बड़ा उत्साहित है, क्योंकि लोगों ने जो मोदी साहब को जिताया था वो बीजेपी को नहीं जिताया था। पहली बात, आप हमेशा बीजेपी वालों को भी और सभी लोगों को ये माइंड में रखनी चाहिए, वो जो विक्ट्री थी वो मोदी साहब की थी, बीजेपी की नहीं थी। हम आपको अपने शहर की बात बताते हैं। जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो कोई भी बीजेपी के लोग वोट मांगने भी नहीं आते थे, क्योंकि लेकिन मोदी साहब की इतनी जबरदस्त लहर थी और मोदी साहब जो भी अपना प्रचार कर रहे थे वो सीधी बात जनता से करते थे। और उनकी स्टेजेस पे अगर आप कभी ध्यान करें तो बीजेपी के नेता भी कम नजर आते थे, जो बड़े बड़े इनके टॉप ब्रास लीडर्स हैं वो कम नजर आते थे। और जब मोदी जी को लीडरशिप के लिए इनको प्रधान बना रहे थे या प्रचार समिति का अध्यक्ष बना रहे थे, तो उस टाइम में बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको आगे भी नहीं आने देना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि जनता के अंदर मोदी जी के प्रति इतनी इज्जत थी, तो उनकी मजबूरी हो गई थी कि मोदी साहब को उनको आगे लेके आना पड़ा। और मोदी साहब को इन जितने भी ये बीजेपी के अब नेता बने हुए हैं उनकी सबकी सच्चाई भी पता है, इसलिए मोदी साहब इनके प्रचार में भी नहीं आ रहे। और मैं इस बात की पूरी गारंटी कर सकता हूं कि जहां तक हम मोदी साहब की विचारधारा को समझ पाते हैं, मोदी साहब हरियाणा में भी जब इलेक्शन होगा असेंबली का, तो मोदी साहब हरियाणा के प्रचार में भी बीजेपी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी एक कन्वेंशनल पार्टी बन गई है। इसमें कांग्रेस से, इनेलो से इन्होंने पता नहीं कहां से मलाई लूट। नरेंद्र मोदी हरियाणा में बीजेपी के प्रचार का साथ नहीं देंगे, ऐसा आकलन क्यों? ऐसा आकलन इसलिए है क्योंकि मोदी साहब एक बहुत जेन्युइन पर्सनैलिटी है और बहुत बड़े किस्म के नेता है, और उनको हरियाणा में जितने भी ये लोग घूम रहे हैं नेता बने हुए, इन सबकी सच्चाई पता है। और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे कारण ये लोग जीते और कल को जनता को लूटें। तो आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही दुश्मन बन जाएंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए दुश्मन नहीं बनेंगे, वो जनता के दोस्त का काम करेंगे, क्योंकि जनता आज भी मोदी जी को दिल से चाहती है। लेकिन ये जो छोटे लीडर्स हैं, जो दूसरी पार्टियों की विचारधारा पे चल रहे हैं, जो कांग्रेसी सभ्यता पे चलने वाले लोग हैं,
मोदी साहब इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। अब यूपी में देखें, जो भी ये बाईपोल हुए, इनमें क्या मोदी साहब ने प्रचार में योगदान दिया? ये बात होने वाली है निश्चित रूप से, क्योंकि मोदी साहब को इनकी सबकी सच्चाई पता है कि ये लोग कैसे लोग हैं और क्या करेंगे जनता के साथ। आपने एक नया कोण दे दिया इस चर्चा में। ऐसा कैसे संभव है कि नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का साथ ना दें? ये जो आपको मैं बताऊं, जो लोगों ने वोट दी थी वो बीजेपी की वोट नहीं दी थी, वो मोदी साहब को वोट दी थी। ओके। क्योंकि मोदी साहब जैसा लीडर सदियों में पैदा होता है, हाँ, और जो इतने बड़े लेवल का लीडर होता है, उसको हर एक बंदे का, हर एक पार्टी का, हर एक अपने वर्कर का पता होता है कि ये लोग कैसे हैं। सर, ये बात हमें थोड़ी आसानी से हजम नहीं हो रही है। हम इस पर लंबी बातचीत करेंगे आपसे। नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, बीजेपी बुरी है, तो फिर नरेंद्र मोदी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी का ये तालमेल क्या है? बीजेपी और नरेंद्र मोदी क्या है? बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी कैसे हैं? ऐसा है, बीजेपी के नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत के नेता है, हिंदुस्तान के नेता हैं वो। उनको मोदी साहब को जो वोट दिया है, उन्होंने इसलिए नहीं वोट दिए क्योंकि वो बीजेपी के नेता है। लोगों ने वोट इसलिए दिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी हैं। आप ये माइंड में हमेशा रखिए कि लोगों ने जो लोकसभा में मोदी साहब को समर्थन दिया है, वो मोदी साहब को समर्थन दिया है, ना कि बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी के नेता तो उनको आगे प्रधानमंत्री बनाने नहीं देना चाहते थे। आप बने रहिए हमारे साथ। डीपी कौशिक जी, और दिलचस्प चर्चा होगी इस पे। जो वर्जन आया है समस्त भारतीय पार्टी का, इस पे हम आपसे बातचीत करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर मोदी से पार पाने में तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के नेता हैं। ऐसे नेता सदियों में पैदा होते हैं। भाजपा से कैसे निपटेंगे, क्या लड़ाई होगी, उस पर भी बातचीत कर लेंगे। डीपी कौशिक जी को मैं पूरा समय दूंगा। आज खुश होंगे वो एक ब्रेक के बाद।